दोस्तों, अब तक तो आप सुभाष चंद्र बोस के बारे में और उनके नेहरू जी ने उनके साथ क्या क्या अत्याचार किए, महात्मा गांधी ने क्या क्या गलत किया, कांग्रेस पार्टी से वो कितने नाराज रहते थे, ऐसी बहुत सी झूठ बातें अब तक आपने सुबह से सुन ली होंगी। तो इन सब बातों से, जो कि जाहिर है कि एक मंडली है देश में, एक गैंग है जो हमेशा झूठ फैलाने का काम करता है और कांग्रेस के नेताओं के बीच में लड़ाई लगाने का उसका एक इतिहास रहा है। तो आज सुभाष चंद्र बोस के बारे में, उनके पंडित नेहरू से संबंधों के बारे में, उनके महात्मा गांधी से संबंधों के बारे में और कांग्रेस पार्टी से रिश्तों के बारे में और खासकर हिंदू महासभा और आरएसएस को लेकर उनके मन में कैसा भाव था, ये सब बातें मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहली बात यह है कि सुभाष चंद्र बोस तो उस जमाने के बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट्स में से थे और आईसीएस जो बहुत बड़ा इम्तिहान माना जाता था, जैसे आजकल आईएएस है, और उस समय उसमें ज्यादातर अंग्रेज ही सिलेक्ट हुआ करते थे। तो सुभाष चंद्र बोस आईसीएस में सिलेक्ट हुए और आईसीएस के प्रोवेशन पर वो इंग्लैंड में थे। ठीक इसी समय महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की दुंदुभी बजाई। तो जब असहयोग आंदोलन में पूरा देश उमड़ने लगा तो 7 समुंदर पार बैठे सुभाष चंद्र बोस के मन में भी महात्मा गांधी का ये आह्वान घर कर गया और उन्हें लगा कि जब पूरा देश हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई में कूद पड़ा है तो मैं किस तरह से अंग्रेजों की ये नौकरी करूं। उन्होंने तुरंत इस्तीफा लिखा और इस्तीफे में लिखा कि मेरे पास 2 में से 1 की नौकरी करने का ऑप्शन है। एक नौकरी तो है कि मैं अंग्रेज सरकार की नौकरी करूं और दूसरी यह है कि मैं असहयोग आंदोलन में शामिल हो जाऊं और भारत माता की नौकरी करूं। तो मैंने तय किया है कि मैं महात्मा गांधी के आह्वान में असहयोग आंदोलन में शामिल होऊंगा और इसलिए मैं ये नौकरी छोड़ता हूं। तुरंत वहां से सुभाष चंद्र बोस चलते हैं, भारत आते हैं। भारत में बंबई में उनका जहाज उतरता है। वहां से सुभाष चंद्र बोस सीधे जाते हैं मणि भवन, यानी महात्मा गांधी के आवास, और महात्मा गांधी से मिलते हैं। दोनों की करीब 1.5 घंटे मंत्रणा होती है और महात्मा गांधी उनसे कहते हैं कि सुभाष, तुम यंग हो और तुम जाओ और तुम बंगाल में काम शुरू करो। और वो कांग्रेस के आंदोलन से जुड़ जाते हैं, असहयोग आंदोलन से जुड़ जाते हैं और जो नेशनल कॉलेज अलग अलग जगहों पर महात्मा गांधी ने बनाए थे, ऐसे ही कलकत्ता में नेशनल कॉलेज के वो प्रिंसिपल हो जाते हैं। तो पहली बात, ये जो लोग आपको समझाते हैं कि ऐसा हुआ या वैसा हुआ, तो आप पहला पॉइंट याद रखिए कि सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी के आह्वान पर आईसीएस की नौकरी छोड़कर भारत आए थे और आंदोलन में कूद पड़े थे। महात्मा गांधी ने उन्हें कलकत्ता भेजा था और वहां महात्मा गांधी और कांग्रेस के द्वारा स्थापित नेशनल कॉलेज में वो प्रिंसिपल हो गए थे। नंबर 1 बात हो गई। अब आते हैं दूसरी बात पर। कांग्रेस में 2 नेता ऐसे थे जो बहुत ज्यादा क्रांतिकारी तबीयत के थे। ये 2 नेता थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने तो अपनी आत्मकथा में यहां तक लिखा है कि मैं पंडित नेहरू को अपना नेता मानता हूं, और ये सच्चाई भी थी। तो 1928 की मैं बात करता हूं। उस समय एक नेहरू रिपोर्ट तैयार हो रही थी जो आगे चल के आनी थी, जो मोतीलाल नेहरू जी को बनाने का काम कांग्रेस पार्टी ने सौंपा था और कांग्रेस ने तय किया था कि हम जो है ब्रिटिश सरकार से डोमिनियन स्टेटस की मांग करेंगे। और ये कोई बहुत ताज्जुब की बात नहीं थी, क्योंकि लोकमान्य तिलक भी जो स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम पाकर रहेंगे, ये जो स्वराज मांग रहे थे वो भी डोमिनियन स्टेटस ही मांग रहे थे। तब तक यही मांगा जाता था। लेकिन नेहरू जी, माने जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने यह कहा कि नहीं, हम तो पूर्ण स्वराज से नीचे कुछ भी नहीं मांगेंगे। तो कांग्रेस के उस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने प्रस्ताव रखा कि हम नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार नहीं करेंगे। और आपको बता दें, कांग्रेस में जिस एक नेता ने सबसे आगे बढ़कर सुभाष चंद्र बोस के प्रस्ताव का समर्थन किया, वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो सुभाष का समर्थन करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने पिता की बनाई रिपोर्ट का भी विरोध किया। और इतिहास में दर्ज है कि इतना मुखर विरोध किया, इतने कठोर शब्दों में पंडित नेहरू ने मोतीलाल नेहरू जी का विरोध किया कि दोनों बाप बेटे के बीच में बातचीत तक बंद हो गई। ये रिकॉर्ड पर है। हालांकि उस समय भी मोतीलाल नेहरू जी ये कहते थे कि उन्हें जवाहर का बाप होने पर गर्व है, लेकिन सैद्धांतिक मतभेद थे। तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं जो सुभाष चंद्र बोस के लिए अपने पिता से भी टकरा जाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। तीसरी कहानी आपको सुनाई जाएगी कि महात्मा गांधी ने चुनाव जीतने के बावजूद
सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष नहीं रहने दिया। बहुत अच्छी बात है। तो यहां आप समझिए कि 1938 में जब सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस पार्टी की कमान सौंपी गई तो सुभाष चंद्र बोस को तो यह पता ही नहीं था कि वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बनने वाले हैं। वो यूरोप में थे और यहां महात्मा गांधी ने बाकी कांग्रेस के बड़े नेताओं से आम सहमति की। उनमें कई नेताओं का विरोध था, मैं उनके नाम पे नहीं जा रहा हूं, नेहरू का विरोध नहीं था। उनसे आम सहमति की और यह कहा कि इस समय सुभाष चंद्र बोस के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति कांग्रेस का अध्यक्ष बनने का योग्य है ही नहीं। इसलिए सारे विरोध को दरकिनार करते हुए, दबाते हुए महात्मा गांधी ने तय किया कि सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बनेंगे और उन्हें विदेश में पत्र भेजा गया कि आप भारत आइए और कांग्रेस की अध्यक्षता स्वीकार कीजिए। इसलिए जो लोग ये कहते हैं कि महात्मा गांधी बहुत विरोधी थे और सब बातें थीं, उन्हें समझना चाहिए कि ये महात्मा गांधी ही थे जिन्होंने सुभाष चंद्र बोस को बुलाकर कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाया। और ये तब था जब दोनों के बीच थोड़े थोड़े से मतभेद सामने आते रहते थे। जो दूसरा चुनाव होता है जिसमें महात्मा गांधी की इच्छा थी कि मौलाना आजाद कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने, लेकिन मौलाना आजाद ने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा सामने, अगर आम सहमति से बनता हूं तभी बनूंगा। तो उस समय जो चुनाव होता है उसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सामने पट्टाभी सीतारामैया खड़े होते हैं और सुभाष चंद्र बोस वो चुनाव जीत जाते हैं। लेकिन उनकी पॉलिसी जो थी वो कांग्रेस की और जो लोकतांत्रिक पूरा हमारा आंदोलन चल रहा था उसकी नीतियों से भिन्न थी। तो महात्मा गांधी ने जो कहा सुभाष चंद्र बोस से, ये कहा कि अब आप जीत गए हैं, आपको कांग्रेस पार्टी ने अध्यक्ष चुना है, तो आप अपने हिसाब से पार्टी चलाइए, आपको फ्री हैंड है। और कार्य समिति जो कांग्रेस की थी उसमें 12 मेंबर हुआ करते थे, उनमें से 11 मेंबर्स ने इस्तीफा दे दिया। ये इस्तीफा देने वाले सदस्यों में सरदार पटेल भी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे, मौलाना आजाद भी थे और भी बड़े बड़े नेता थे जिनके आप नाम जानते हैं। लेकिन सिर्फ एक नेता ऐसा था जिसने सुभाष चंद्र बोस के विरोध में इस्तीफा नहीं दिया था और वो नेता थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेहरू जी आखिरी तक कोशिश करते रहे कि किसी तरह से एक पुल बन जाए गांधी जी की विचारधारा और सुभाष चंद्र बोस के युवा जोश के बीच में, लेकिन वो नहीं बन सका। तो इसके बाद भी सुभाष चंद्र बोस ने यह कहा कि अगर बापू हमें आशीर्वाद नहीं देंगे, अगर बापू हमारा नेतृत्व करने को तैयार नहीं है, तो मैं फिर अध्यक्ष बनने को राजी नहीं हूं और मैं इससे इस्तीफा देता हूं। यह बात सुभाष चंद्र बोस ने कह के इस्तीफा दिया। लेकिन यहां याद रखिए कि सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ी। और उन्होंने जो फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया वो कोई अलग पार्टी नहीं थी, बल्कि कांग्रेस पार्टी के अंदर ही एक उसका गुट जैसा था। जैसे कि सोशलिस्ट पार्टी भी कांग्रेस के अंदर हुआ करती थी, तो उसी तरह से फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया था। इसी से ब्लॉक कहा, पार्टी नहीं कहा। तो कांग्रेस का ही जो आगे चलने वाला हिस्सा जैसे वो समझते थे, तो उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक का नाम सुभाष चंद्र बोस ने दिया। और ये फॉरवर्ड ब्लॉक क्या कर रहा था, इसका विरोध किससे हो रहा था? तो आप 1940 में सुभाष चंद्र बोस के लिखे संपादकीय को पढ़ लीजिए, जो काफी वायरल इस समय हो रहा है, जिसमें उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी से ये कहा था कि अब कांग्रेस की ये नीति हो गई है कि वो सांप्रदायिक संगठनों को अपने साथ लेकर नहीं चलेगी। और ये हिंदू महासभा, जिसका चरित्र उस समय तक काफी कट्टरवादी हो गया था और मुस्लिम लीग भी कट्टरवादी हो गई थी, तो अब हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग के लोग कांग्रेस की मेंबरशिप नहीं ले सकते अगर वो संगठन में है। ये बात उन्होंने कही। दूसरी बात उन्होंने जो कही थी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी से कहा सुभाष चंद्र बोस ने कि अगर आप सांप्रदायिक राजनीति करने की कोशिश करोगे तो फॉरवर्ड ब्लॉक बंगाल में आपकी राजनीति चलने नहीं देगा। तो इसका असर यह हुआ कि जब उन्होंने रैलियां और सभाएं श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की, तो फॉरवर्ड ब्लॉक के कार्यकर्ताओं ने उस पर पथराव किया और पथराव में सुनते हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी को चोट भी लग गई थी। तो इससे आप समझ लीजिए कि भले ही उनकी नाइत्तेफाकी गांधी जी से हो गई हो, भले ही वो थोड़े कांग्रेस से दूर हो गए हों, लेकिन वो कांग्रेस से खिलाफ नहीं हो गए थे। वो जिस शक्तियों के खिलाफ थे वो हिंदू महासभा थी, जिससे आगे चल के जनसंघ बना, जिससे आगे चल के भारतीय जनता पार्टी बनी। इसका मतलब सुभाष चंद्र बोस भाजपा की नीतियों से, भाजपा की विचारधारा से, भाजपा की मानसिकता पर उनके लोग पथराव कर रहे थे। इतनी घृणा उन्हें थी। कांग्रेस में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन वो कांग्रेस के 2 बार के अध्यक्ष थे। और आप एक बात को हम आगे इस कहानी को बढ़ाते हैं तो आप सबको पता है कि आगे चल के दूसरा विश्व युद्ध होता है और उस विश्व युद्ध में सुभाष चंद्र बोस भारत से
ये अफगानिस्तान और जाने कहां कहां होते हुए जर्मनी पहुंचते हैं और फिर वहां आजाद हिंद फौज बनाई जाती है। आजाद हिंद फौज ये कोशिश करती है कि हम भारत से बाहर से आएं और भारत की आजादी में जो मदद कर सकते हैं वो करें। यहां एक महत्वपूर्ण चीज है कि उस आजाद हिंद फौज ने क्या क्या चीजें की। पहला काम तो आजाद हिंद फौज में सुभाष चंद्र बोस ने ये कहा, उन्होंने जो ब्रॉडकास्ट किया अपना जो उनका रेडियो था, उससे उन्होंने पहली बार महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा। आप कई ट्रोल्स देख सकते हैं, कौन से पिता, कैसे पिता। तो अगर आप इस बात को ना इत्तेफाकी रखते हैं, आप नहीं स्वीकार करते हैं महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता, तो आप देश का और गांधी जी का और हमारे आजादी के आंदोलन का अपमान तो करते ही हैं, लेकिन उससे बढ़कर आप सुभाष चंद्र बोस का अपमान करते हैं, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा। दूसरी बात जो उसी भाषण में सुभाष चंद्र बोस ने कही, उन्होंने कही कि ये आजाद हिंद फौज हिंदुस्तान को आजादी दिलाएगी और आजाद होने के बाद भारत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सिद्धांतों के तहत आगे बढ़ेगा। दो चीजें हुई। एक चीज और बहुत महत्वपूर्ण आजाद हिंद फौज ने की, वो थी भारत के राष्ट्रगान का निर्माण। आज जो हम लोग तन कर खड़े होकर झंडे को सलामी देते हुए राष्ट्रगान करते हैं, जन गण मन अधिनायक जय है, ये हम सबको पता है कि रविन्द्रनाथ ठाकुर ने लिखा था। लेकिन ये जो मूल रूप से जो लिखा गया था, उसकी भाषा थोड़ी संस्कृतनिष्ठ और ज्यादा बांग्ला वाली थी। सुभाष चंद्र बोस जो स्वयं भी बंगाली थे, हिंदी भी जानते थे, उर्दू भी जानते थे, बाकी भाषाएं भी जानते थे, उन्होंने उसकी भाषा को सरल किया और उसमें हिंदुस्तानी यानी उर्दू हिंदी मिश्रित भाषा के शब्द डाले। और फिर कैप्टन राम सिंह के साथ मिलकर उन्होंने उसकी धुन तैयार की। जो धुन आज जिस पर हम लोग खड़े होते हैं, जो हमारे राष्ट्र धुन है, वो सुभाष चंद्र बोस और कैप्टन राम सिंह ने मिलकर तैयार की थी। वो एक आजाद हिंद फौज की एक अवदान है। और आप कहेंगे कि ये कैसे आई? तो जब भारत आजाद हो गया और संयुक्त राष्ट्र में कोई बड़ा भारी कार्यक्रम था और उस कार्यक्रम में भारत की राष्ट्रधुन और राष्ट्रगान बजाया जाना था, तब तक हमारा इसी पे काम हो रहा था, इसी को राष्ट्रगान बनाया जाना था। लेकिन जो रिकॉर्ड उपलब्ध हुआ, ऑडियो रिकॉर्ड, वो जो आजाद हिंद फौज का था, वो वहां पहुंचा और वहां बजाया गया। जब वो वहां बजाया गया तो पूरी दुनिया के लोगों ने उसकी तारीफ की। तो नेहरू जी ने यह तय किया कि हम जो सुभाष चंद्र बोस ने जो धुन बना दी है और उन्होंने जो बदलाव कर दिए हैं, तो हम अपने राष्ट्रगान में अब सुभाष चंद्र बोस की इस स्मृति को जोड़ लेंगे, और वो उन्होंने शामिल किया। नेहरू जी का प्रेम ये देखिए कि लाल किले से जय हिंद का नारा देने की शुरुआत पंडित नेहरू ने की, और जय हिंद का नारा किसका था? सुभाष चंद्र बोस का था, आजाद हिंद फौज का था। तो उनकी स्मृतियों को, उनके कामों को कैसे सहेजा जाए, ये काम पंडित नेहरू ने बाद में किया। लेकिन मैं अभी 43 के आसपास था जहां आप सुभाष चंद्र बोस की इन योगदानों की चर्चा कर रहे थे। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस की एक हवाई दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। यहां से फिर आप देखिए कि नए किस्म की षड्यंत्र फैलाए जाते हैं, नई किस्म की अफवाहें फैलाई जाती हैं। इनमें दो अफवाहें बड़ी प्रमुख हैं। एक तो एक पत्र किया जाता है जारी कि जो कहते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, देश के प्रधानमंत्री ने, एटली साहब को लिखा, जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, और उनसे कहा कि अगर हम सुभाष चंद्र बोस गिरफ्तार हो जाते हैं तो हम उनको आपको सौंप देंगे। ये बात कही जाती है। अब ये पत्र फेक है। आप गूगल पर इस पे जो फैक्ट चेक हुए हैं उन्हें चेक कर लीजिए, और थोड़ा भी पढ़ा लिखा समझदार आदमी है तो वो ध्यान से पढ़ेगा तो उसमें जो वहां के एटली जो प्रधानमंत्री हैं उनके नाम की स्पेलिंग तक गलत लिखी है। नेहरू जी का नाम भी सही से नहीं लिखा है, और भी स्पेलिंग की कई गलतियां हैं। और इंग्लैंड का प्रधानमंत्री उन्होंने लिखा गया है, जबकि वो लोग ग्रेट ब्रिटेन ऑफिशियल नाम लिखा जाता है। तो एक प्रधानमंत्री का दूसरे प्रधानमंत्री को लिखा पत्र, उसमें इतनी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, इतनी स्ट्रक्चरल मिस्टेक्स हो ही नहीं सकती हैं। पहली बात तो ये हुई। दूसरी बात ये कि अगर नेहरू जी कभी ऐसी बात सोचते तो क्या वो पहले आदमी होते जो आजाद हिंद फौज के सिपाही जो बड़े संख्या में गिरफ्तार कर लिए गए थे और भारत में गिरफ्तार करके रखे गए थे, और जिनके 3 महत्वपूर्ण सेनानियों के ऊपर लाल किले पर मुकदमा चल रहा था, तो उनके बचाव के लिए जो आजाद हिंद फौज के लिए कमेटी बनाई गई, जिसका दफ्तर दरियागंज में दिल्ली में हुआ, वो नेहरू जी ने किया। जिन नेहरू जी ने 1920 में महात्मा गांधी की पुकार के बाद वकालत करना छोड़ दी थी, वो नेहरू काला कोट पहनकर लाल किले के मुकदमे में सबकी पैरवी करने गए, और वो नेहरू सरकार थी कि मुकदमे का जब परिणाम सामने नहीं आया तो जो ब्रिटेन का राजा था वहां से तीनों सेनानियों को माफी दिलाई।
बड़ी संख्या में आजाद हिंद फौज के सिपाहियों को भारतीय फौज में भर्ती किया गया। और आप गौर से देखें तो जो सबसे बड़े बड़े स्टालवार्ट्स थे आजाद हिंद फौज के, उनको पिक करके नेहरू जी ने इंडियन फॉरेन सर्विसेज में भर्ती किया और भारत की विदेश नीति के संचालन का काम एक तरह से आजाद हिंद फौज के उन बड़े बड़े सेनापतियों के हाथ में सौंप दिया जिनका सिलेक्शन कभी सुभाष चंद्र बोस ने किया था। इसमें अगर एक बात और जोड़ दी जाए तो आप पाएंगे कि सुभाष चंद्र बोस ने जब आजाद हिंद फौज बनाई तो उसमें एक नेहरू ब्रिगेड भी थी, उसमें एक गांधी ब्रिगेड भी थी, उसमें रानी झांसी के नाम पर भी एक ब्रिगेड थी। तो अगर नेहरू जी के और सुभाष चंद्र बोस के ऐसे मतभेद होते तो क्या वो आजाद हिंद फौज में नेहरू ब्रिगेड बनाते या गांधी ब्रिगेड बनाते? जो लोग ये सवाल करने वाले हैं उनसे पूछो कि अगर ऐसा था तो उन्होंने सावरकर ब्रिगेड क्यों नहीं बनाई, हेडगेवार ब्रिगेड क्यों नहीं बनाई, गोलवलकर ब्रिगेड क्यों नहीं बनाई, क्यों इन लोगों को पत्थर मारे? तो आपको समझ में आएगा कि ये तिल का ताड़ बनाने की कोशिश है। और एक आखिरी बात लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, हमेशा आपने सुना होगा कि जब सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई तो उसके बाद नेहरू जी ने उनके परिवार की जासूसी कराई। ये जासूसी वाली कहानी तो मुझे पता है कि आप सबने खूब सुनी होगी। सत्य क्या है? अभी मोदी सरकार में ही जब मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए और ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बन गई बंगाल की, उसके बाद जैसा भी इनको लगा हो तो इन्होंने कहा कि हम वो आर्काइव निकालेंगे, वो पत्राचार बाहर निकालेंगे जो नेहरू जी का या भारत सरकार का सुभाष चंद्र बोस के परिवार के साथ हुआ था, और उसमें ये जासूसी की बात का राज का फांस हो जाएगा। लेकिन जब वो कागज सामने आए तो उससे पता ये चला कि वहां जासूसी नहीं कराई जा रही थी। सरदार पटेल और पंडित नेहरू दोनों ने आपस में मंत्रणा करके ये व्यवस्था की थी कि हम सुभाष चंद्र बोस की फैमिली को पेंशन भेजा करें। तो उनकी पेंशन की व्यवस्था की, और पेंशन की व्यवस्था में उनके मान सम्मान को कोई ठेस ना पहुंचे, उन्हें ऐसा ना लगे कि हमें खैरात दी जा रही है, देश को पता चले कि सुभाष चंद्र बोस के परिवार को खैरात दी जा रही है, इसलिए उसे चुपचाप गोपनीय ढंग से भेजा गया और वो नेहरू जी की मृत्यु के और पटेल की मृत्यु के कई वर्ष बाद तक जारी बनी रही। ये सच्चाई है। तो मेरा इतना सा निवेदन है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक बहुत बड़े नेता थे और पंडित नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आजाद, ये सब महानों में महान थे। तो इन लोगों की मतभेद होना, ये कोई झूठी बातें नहीं करते थे। इन्हें जो होता था, जो सच लगता था वही बोलते थे। लेकिन एक दूसरे का कितना सम्मान करना है, कैसे सम्मान करना है, कितना प्रेम करना है, और अंत में हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान की खिदमत के लिए, भारत की आजादी के लिए सारे मतभेद कैसे भुला देने हैं, ये आप इन नेताओं से सीख सकते हैं। और इसीलिए जो लोग जन्मदिन पे, पुण्यतिथि पर ऐसे झूठ फैलाते हैं, ये वो लोग हैं जो उस विचारधारा से आते हैं जिस विचारधारा ने हमेशा हिंदुस्तान को बांटने की कोशिश की है, तोड़ने की कोशिश की है और आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं दिया है। तो अपनी उस शर्म को, अपनी उस झेप को, अपने उस पाप पर पर्दा डालने के लिए ये दक्षिणपंथी संगठन इस तरह के झूठ फैलाते हैं कि नेहरू जी ने सुभाष के साथ गलत किया या गांधी जी ने गलत किया। इन सब झूठ में पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। सच्चाई आपके सामने है। आप बस इतना मेरा गुजारिश है कि कोई मैसेज को ऐसे ही ना मान लें। उसे अगर आपको लगता है तो आप एक बार सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा से क्रॉस चेक करें, सरकारी डॉक्यूमेंट्स से क्रॉस चेक करें, गांधी जी ने क्या लिखा उससे क्रॉस चेक करें, उस समय के अखबारों में क्या छपा उससे क्रॉस चेक करें। लेकिन सिर्फ किसी ने कह दिया और हम कौआ कान ले गया वाली बात में फंस गए, ये उचित नहीं है। तो मैं एक बार पुनः बहुत बहुत मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, जिन्होंने हिंदुस्तान को ये नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा और दिल्ली चलो, उनका दूसरा बहुत महत्वपूर्ण नारा है। और ये जो प्लानिंग का मिशन मोदी जी ने खत्म किया प्रधानमंत्री बनने के तुरंत बाद, इसकी शुरुआत भी कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में सुभाष चंद्र बोस ने ही की थी। इसलिए आप समझ लीजिए कि ये सुभाष की स्मृति को बचाकर नहीं रखेंगे, उसे बर्बाद ही करेंगे। मुझे लगता है जितना मैं कह सकता था मैंने कहने की कोशिश की, और बातें भी आगे आपके सामने रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।